Hello dear students, today we are going to see with the level 4 of the chapter number 1. So we are going to start with the question number 1. So you can see with the question 1, 8 coulomb charge is placed at every corner of cube. Okay, एक cube दिया गया है, every corner पे हमको कितना चार्ज दिया गया है, प्लेस किया गया है 8 coulomb. So I am going to write Q is equal to 8 coulomb. Then how much total flux pass through the cube? कितना फ्लक्स पास होगा वो हमको फाइंड करना है. ओके, तो जब भी क्यूब दिया जाता है आप लोगों के दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्यूब के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं. देयर विल बी 8 कॉर्नर्स इन द क्यूब. ओके, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स मुझे लिखना है. सो फ्लक्स के लिए हम गो स्लो ही यूज करने वाले हैं. दैट विल बी नथिंग बट Q divided by epsilon naught only. Okay, where epsilon naught that is a permittivity of free space. तो यहाँ पे हमको Q by epsilon naught नहीं लिखना है, हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, Q by 8 epsilon naught. कोई एक कॉर्नर, कोई एक फेज से हम क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स बनने वाला है वो Q डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, पर हमको Q का वैल्यू भी दिया गया है. तो Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे. तो phi is equal to, in the place of Q we are going to put 8 coulomb. 8 divided by 8 epsilon naught. 8 is going to be cancelled out. So flux phi is equal to 1 by epsilon naught. You can see with the option part A, B, 8, that is 8 epsilon naught, 1 upon 8 epsilon naught and 1 upon epsilon naught. So according to our discussion, option D is the correct one, that is 1 divided by epsilon naught. Dear students, let's start with the question number 2. A uniformly charged wire passes through a body of the cube of the side length is A. Okay, एक क्यूब दिया गया है, क्यूब की जो साइड लेंथ है उसको A से डिनोट किया गया है. Linear charge density on the wire, that is lambda. Okay, the maximum electric flux passing through the cube. हमको फ्लक्स फाइंड करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है क्यूब से. तो बच्चों पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं. तो जस्ट लुक एट हियर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ क्यूब. यहाँ पे हम क्यूब ड्रॉ करते हैं, क्यूब से ऊपर से हम कैलकुलेशन करेंगे. तो दिस वन इज द क्यूब. ओके, यू कैन सी हियर क्यूब इज देयर. ओके, नाउ हमको ऐसा बोला है कि हर एक साइड की जो लेंथ है वो A से डिनोट की गई है. मीन्स ये भी A है, ये भी A है, ये है A है. ओके, सभी जगह की लेंथ है वो A से डिनोट किया गया है. अच्छा, हमको पहले क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. तो पहला हमारा फॉर्मूला तो यही है, पाई इज 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, बट यहाँ पे आपको ये हिंट दिया गया है कि उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा. तो यहाँ पे आप देखो कि हम दिस वन इज सपोज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड लैम्डा. क्या होता है लैम्डा, दैट इज नथिंग बट चार्ज पर लेंथ. ओके, यहाँ पे हमको ऐसा वर्ड बोला गया है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ हमको लेना है. तो यहाँ पे क्यूब में देखोगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट जो ये डायगोनल बन रहा है, जिसका डिस्टेंस है वो कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ एल होता है. ओके, बट यहाँ पे एल की जगह पे हमको क्या यूज करना है, ए यूज करना है. तो आई विल राइट हियर इन द प्लेस ऑफ एल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे. तो इफ आई एम मेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला क्यू हियर, सो आई हैव टू राइट लैम्डा इनटू √3 टाइम्स ऑफ ए. क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस दैट वी आर गोइंग टू टेक. क्यों, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए. तो Q इज इक्वल टू √3a इंटू लेमडा हमको मिल गया, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. अभी ये इक्वेशन 2 को कहाँ पे रखना है, इक्वेशन 1 पे रख देना है. तो फ्लक्स फाई
इज इक्वल टू, इन द प्लेस ऑफ क्यू क्या रखेंगे, √3 लैम्बडा ए, यहाँ पे लिखते हैं √3 लैम्बडा ए डिवाइड बाय that is epsilon naught. So what will be the correct answer? That √3 lambda a by epsilon naught. This one is the keyword maximum बोला है क्यूब के अंदर, तो आपको यही याद रखना है कि we have to take this one maximum distance that will become √3 times of length. √3 times of, यहाँ पे हमने लेंथ को a से डिनोट किया है, so √3 into a. So just we are going with the option part. You can see with the option C is going to be correct one, that will be √3 lambda a divided by epsilon naught. So hence C is the correct answer. Okay, so let's start with the question number 3. A conductor with cavity is uniformly charged with the positive charge. Okay, एक cavity दिया है वो positively charged है, का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है EA, EB and EC. You can see with the figure part, A, B part and C. ये जो A वाला पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, B वाले का EB and C वाले का है वो EC, जितना इलेक्ट्रिक किया गया है respectively at A, B, C as shown in the figure. And select the correct option. हमको ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे एक चीज ऑलवेज आप लोग याद रखना कि जब भी कंडक्टर दिया जाता है और कंडक्टर के इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी हम जो बोल रहे हैं वो ऑलवेज 0 होने वाला है. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो आपका A है एंड B है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा, वो इनसाइड वाले पॉइंट है. पर जब आउटसाइड की बात करेंगे दैट विल नॉट गोइंग टू बी 0, तो वो कितना होगा, दैट विल बी KQ/R² जितना ही होगा. पर ये 0 कैसे हो रहा है, दैट आई एम गोइंग टू प्रूव हियर. जस्ट लुक एट हियर. सपोज वी आर गोइंग टू टेक वन कंडक्टर एंड हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं. यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रही हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स दिस वन इज द पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है. हियर इट विल बी द नेगेटिव. तो अभी देखो ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव साइड है, तो ये कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं. तो ये वाली जो साइड होगी तो उसके अंदर वहाँ पे जो चार्ज होगा ये नेगेटिव साइड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दैट वी आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होंगे. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव साइड है. तो ये वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, दैट विल बी टेकिंग पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट आई एम गोइंग टू राइट EX, यहाँ से यहाँ जा रहे. लुक इट विद द फिगर. यहाँ पे आपको दिख रहा है जब हमने कंडक्टर को रखा है तो कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए. तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, दैट इज इनसाइड वाला है. तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, दे आर बोथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो उस वजह से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक वो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा. इसीलिए जब भी इनसाइड कैविटी की बात आती है, इनसाइड पॉइंट रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारा EA भी 0 है, EB भी 0 है. सो EA इक्वल टू EB इज इक्वल टू 0, दोनों इनसाइड वाले पार्ट है. C है वो आउटसाइड वाला है, दैट EC इज नॉट इक्वल टू 0. तो EC का वैल्यू हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू KQ डिवाइड बाय R² जितना होगा. जब वैल्यूज दिया जाता है यू कैन पुट द वैल्यूज इन दी इक्वेशन और यू कैन पुट इन दी फॉर्मूला. तो ऐसा ऑप्शन हमको देखना है कि कौन सा सही हो रहा है. यू कैन सी ये बोला है EA इज इक्वल टू 0, EB इज इक्वल टू 0, EC इज इक्वल टू 0, ये दोनों सही. पर EC डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वो कहाँ पे है,
आउटसाइड है। ओके, यू कैन सी EA इज इक्वल टू 0, EB इज इक्वल टू 0, ओके ये सही है, एंड EC इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा कंडीशन है वो क्या हो गया, यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। Hello dear students, so let's start with the question number 4. The electric field due to an infinitely long straight uniform charged wire having the linear charge density lambda e. Okay, आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर दिया गया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सपोज एट द r डिस्टेंस। ये पूरा डेरिवेशन है, दैट इज द गॉस लॉ एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, गॉस लॉ का यूज करके हमको डिराइव करना है। So just look at here, we are going with the very much easy steps, so you will get the understand. पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई सपोज ये स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ओके, सो यूनिफॉर्मली चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज आई एम गोइंग टू हियर, ओके, suppose I am going to find out the electric field at the r distance, ओके, यहाँ पे कोई एक P पॉइंट है समझ लो, r डिस्टेंस पे हमने रखा है और उसका हमको उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनना चाहिए, जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट पे हमको क्या ड्रॉ कर लेना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो जो पार्ट है वो सरफेस के अंदर आ जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं गॉसियन से सिलिंड्रिकल सरफेस आई एम गोइंग टू टेक हियर, तो यहाँ पे देखो एक सिलिंड्रिकल सरफेस हम ले रहे हैं, दैट इज एट दी पॉइंट आर पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ओके, तो ये मैंने ड्रॉ करके रख दिया है। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे हमारे पास एक ये सरफेस बना, दैट इज सरफेस नंबर 1, यहाँ पे एक बना, दैट इज द सरफेस नंबर 2, और एक ये है वो फ्लैट सरफेस बना। जस्ट लुक एट हियर, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ एक हमारा फर्स्ट नंबर सरफेस, सेकेंड वाला सरफेस एंड थर्ड वाला सरफेस, ये तीनों सरफेस की वजह से कंट्रीब्यूशन हमको मिलने वाला है। पर देखो वन बाय वन हम देखते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कहाँ पे जाएगा, अवे जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो है वो भाई ऐसा, ये सरफेस के लिए दिखा जाए तो ऐसा, राइट। हम उसका सरफेस एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं ए, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आउटवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर सरफेस से होता है, तो फॉर द सरफेस ए हम ले रहे हैं वो कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये आपका एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो आप लोग याद करो कि फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा लिखते थे, थीटा की जगह पे क्या पुट कर दे, 90, कोस 90 क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वाली सरफेस है उसकी वजह से फ्लक्स हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। ओके, सेम वे फॉर द सेकेंड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एस ई है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ आना चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है, तो अगेन वो दोनों के बीच में कितना थीटा बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इसका मीनिंग क्या होगा, फिर से फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमको ये वाली जो थर्ड सरफेस है अभी उसके लिए बात कर, ओके, ये वाली सरफेस में हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आउटवर्ड है ऑलरेडी, ओके, एंड यहाँ पे एरिया वेक्टर भी ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक ऐसा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या हो गया, थीटा 0 बन गया, थीटा 0 बन गया मीन्स फ्लक्स हमारा मैक्सिमम बन गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमको सिर्फ थर्ड सरफेस है वही कंट्रीब्यूशन में मिलने वाली है, 1 एंड 2 की वजह से हमारा क्या बन गया है, फ्लक्स है वो 0 बन गया। तो अभी देखो यहाँ पे हम करते हैं कि हम ऐसा लिखते हैं कि आई एम गोइंग टू यूज द गॉस लॉ, हम ऐसा लिखते हैं कि E डॉट टी एस इज इक्वल टू समेशन Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन, पर यहाँ पे हमको Q को किस टर्म में लेके कन्वर्ट करना है, हमको सरफेस नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है लैम्बडा, ओके, तो कैन वी यूज
लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल। हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि ये जो वायर है का लेंथ है वो हम क्या ले रहे हैं, एल जितना है वो कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, so can we write q is equal to lambda in L? Suppose this is the equation number 1, this one is the equation number 2. Okay, now in the place of here you can see E dot ds जो लिख रहे हैं, so E ds तो हम लिख रहे हैं कि E ds cos theta is equal to, in the place of q I am going to write lambda L, okay, divide by epsilon naught is there. Okay, cos theta यहाँ पे क्या लिखना है, E ds cos theta that is 0. क्यों? क्योंकि you can see electric field and area vector both are parallel. So cos 0 is equal to lambda L divided by epsilon naught. cos 0 क्या हो जाएगा 1. E ds is equal to lambda L divided by epsilon naught. ओके, अभी हमको क्या फाइंड करना है, ds. ds दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे मैंने कौन सी गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, सिलेंड्रिकल सरफेस. सो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एल, दैट इज लेंथ हम एल ले रहे हैं. तो यहाँ पे देखो हम वैल्यूज जो पुट करने जा रहे हैं दैट इज e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, क्या लिखा था वहां पे, lambda L divided by epsilon naught. Okay, L is going to be cancel out. हमको क्या फाइंड करना है, फील्ड फाइंड करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught R. Can taking as a R cap में इस डायरेक्शन में है, उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं. So that will be the electric field due to the uniformly charged wire. जब दिया जाता है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अच्छा, इसका मैं एक दूसरा फॉर्म भी आप लोगों को दिखा रही हूँ. ये जो लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है उसको मुझे के टर्म में लिखना है. हम के इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आप लोगों को पता है, के इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन. ओके, मैं ये जो इक्वेशन मिला है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 2 से डिवाइड कर रही हूँ. लुक एट हियर, E इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख 2 लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू 2. कैन वी राइट E इज इक्वल टू 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, तो ये तो पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, के. तो अभी देखो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2k lambda. If the option it is given in the terms of k, you have to correct, you have to choose this option. बट यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपको r एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आंसर दिया गया है. तो हम ऑप्शन की ओर जाते हैं. ऑप्शन में हमको देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही मैच हो रहा है. तो अवर ऑप्शन, यू कैन से द ऑप्शन लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो है ही नहीं, तो ये हो गया गलत. यहाँ पे लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r इनटू आर. तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट वन. इसके लिए जब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, स्ट्रेट चार्ज वायर दिया जाता है तब उसके लिए ये फॉर्मूला है वो याद रखना है. दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. तो hence the option B is the correct answer. Okay, dear students, let's start with the question number 5. SI unit of electric flux. Okay, electric flux के लिए हमको यूनिट है वो निकालना है. फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर दैट वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड. तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि फाई इज इक्वल टू E डॉट A, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट.
वी आर गोइंग टू यूज। तो यहाँ पे हमको उसका यूनिट निकालना। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा वो आप लोगों को पता है, दैट इज न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये याद नहीं है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक याद दिलवा देती हूँ। F इज इक्वल टू हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट वी आर गोइंग टू राइट। So it will be न्यूटन पर कूलम। ओके, तो यहाँ पे देखो न्यूटन पर कूलम, एरिया यूनिट दैट इज द मीटर स्क्वायर, so the unit of the flux that is Newton per coulomb into meter square. So according to the option you can say न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो यहाँ पे देखो वोल्ट पर मीटर दैट इज रॉन्ग। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम ऐसा भी लिखते हैं E is equal to minus dV by dx, dV that is the potential and x that we are taking the distance। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, और यहाँ पे हमको फ्लक्स का यूनिट पूछा है तो दैट वन रॉन्ग। सेकेंड, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, नो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ओके, सी तो हमको मिल गया, बट मुझे और 2 पॉइंट ऐड करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। एंड यहाँ पे जो हम ई डॉट ए लिख रहे हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा, वेयर थीटा दैट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कंसिडर करना है। तो प्लीज नोट दिस 2 पॉइंट्स इन योर माइंड। स्केलर क्वांटिटी है, द सेकेंड पॉइंट ई डॉट ए को ई ए कोस थीटा से हम लिख रहे हैं। So hence the option C is going to be correct answer.